नमस्कार दोस्तों। हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस 2010 के ज्योग्राफी के सवाल देख रहे थे हम लोग। तो अगला सवाल है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। वायुमंडल की कौन सी परत? आयनमंडल सही होगा। आयनमंडल जिम्मेदार है इसके लिए। असल में ये सवाल है जो ध्रुवीय ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो इसके ऊपर एक तरह का प्रकाश होता है, तो प्रकाश पैदा होता है, उसके ऊपर है ये सवाल। तो अंतरिक्ष की ब्रह्मांड किरणें, जो सौर पवन होती है, और पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव जो होता है, इन इन सब के घर्षण के कारण ध्रुवों के ऊपर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर एक प्रकाश पैदा होता है, और ये प्रकाश के लिए यही आयनमंडल जिम्मेदार होता है। आयनमंडल यहाँ से आयनमंडल से ही उच्च आवृत्ति वाली जो रेडियो तरंगें होती हैं, रेडियो तरंग, वो वापस आती हैं, तो वो जिम्मेदार होता है। तो इसी वजह से दोनों ध्रुवों पर, नॉर्थ पर और साउथ पर, प्रकाश नॉर्थ वाले में ऑरेरा बेसिलस, अरोरा बेसिलस, साउथ वाले में अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये दोनों प्रकाश जो है बनते हैं। नॉर्थ वाले में ये बनता है और साउथ वाले में अरोरा ऑस्ट्रेलिस बनता है। तो आयनमंडल इसके लिए जिम्मेदार है। अंतरिक्ष की ब्रह्मांड किरणें, सौर पवन, पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव, इन सब के घर्षण के कारण आयनमंडल में घर्षण होता है और वहां पे ये प्रकाश पैदा होता है। और हम अब आगे जो है एक एक करके ये जो चारों क्षोमंडल, तापमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल है, इनको देख लेते हैं। एनसीईआरटी के उसमें देखते हैं कि एनसीईआरटी में इस बारे में क्या लिखा हुआ। तो 11th की एनसीईआरटी का ये मैटर है। इसमें आप देखिए, ये ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में ये क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, और ये सब पूरा बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो क्षोभ मंडल है वो सबसे निचला है। पहले ऊपर देख लेते हैं कि वायुमंडल अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह वाली जो है क्षोभ मंडल, यहाँ पे घनत्व सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ से जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है तो घनत्व घटता जाता है। ठीक है। और ये जो वायुमंडल है, ये 5 भागों में बटा हुआ है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, तो इन सब में बटा हुआ है। तो ये जो क्षोभ मंडल है, सबसे निचला संस्तर है, और इसकी ऊंचाई जो है ये करीब 13 किलोमीटर की होती है। 13, ठीक है, 13 किलोमीटर की ऊंचाई होती है इसकी। अब देखिए, इसमें जो पृथ्वी का औसत तापमान होता है वो करीब 14 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। 14 डिग्री 15 डिग्री। अब जब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ये तापमान जो है, देखिए, धीमे धीमे ये कम होता चला जाता है। ऊंचाई जो है, ये तापमान कम होता चला जा रहा है। तो 13 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते या क्षोभ सीमा तक पहुंचते पहुंचते उसका तापमान काफी कम हो जाता है। हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीमीटर का तापमान कम होता है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीमीटर तापमान कम होता है। तो इसमें आगे देख लेते हैं कि ये होता है क्षोभ मंडल में, और क्षोभ मंडल में ये है कि ध्रुवों के ऊपर, जैसे विषुवत रेखा है, ये ध्रुव है, तो विषुवत रेखा पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वो करीब होती है 13 किलोमीटर की। यहाँ पे 13 किलोमीटर की होती, और यहाँ पर ध्रुवों के पास ये करीब होती है, सॉरी, इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर तो नॉर्मल होती है। ध्रुवों के पास ये 8 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर होती है, यानी विषुवत पर ज्यादा होती है। विषुवत पर 18 और ध्रुव पर 8। इसके बाद क्षोभ मंडल में देख लेते हैं कि क्षोभ मंडल पर मोटाई इसलिए ज्यादा होती है
कि भाई क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप अधिक ऊंचाई तक संवहन कर जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर ताप सबसे ज्यादा होता है, तो ज्यादा गर्म वहां पे होता है, तो वो ज्यादा ऊंचाई तक संवहन करता जाता है, गर्म हवा ज्यादा ऊपर उठती है, और क्षोभ मंडल में ही धूल कण और जलवाष्प जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान जो है कम होता है। इसके बाद ये तो हो गई, फिर आती है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा के ऊपर यहाँ पे देखिए, ये तापमान जो है औसत तापमान 14-15 के करीब था, यहाँ पर -60 के करीब आ गया। अब ये कुछ ऊपर जाने पर समताप मंडल में ये तापमान जो है ये नॉर्मल रहता है, ये न घटता है न बढ़ता है, लेकिन समताप मंडल में ही ये थोड़ा सा ऊपर जाने पर करीब 10 किलोमीटर तक, ये 20 मान लेते हैं, तो ये 10 किलोमीटर ऊपर जाने पर ये तापमान फिर से जो है बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, समताप मंडल में तापमान जो है बढ़ता है, थोड़ी दूर तक स्थिर रहता है ऊपर जाने पर, और फिर इसके बाद बढ़ना चालू हो जाता है। और समताप मंडल में ही ध्रुवों के ऊपर जो तापमान रहता है वो -80 डिग्री होता है ये, और विषुवत रेखा पर जो तापमान होता है वो करीब -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप इतना भी ये भी याद रखिएगा, ध्रुवों के ऊपर -80 डिग्री और विषुवत रेखा के ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है इसका, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। और इसके बाद पराबैंगनी भी इसी समताप मंडल में ही पाई जाती हैं, कुछ बहुत क्षोभ मंडल में पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर संकेंद्रण यही समताप मंडल में ही होता है। फिर उसके बाद ये समताप सीमा आती है। समताप सीमा के ऊपर भी यहाँ पर ये जो ताप है ये करीब 0 डिग्री तक यहाँ तक पहुंचा, और 0 डिग्री के आसपास, और ये ऊपर जब जाता है तो ये फिर से थोड़ी दूर तक स्थिर रहता है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक स्थिर रहता है। इसके बाद ये मध्य मंडल में ये फिर बढ़ता है तापमान, और ये मध्य सीमा तक पहुंचते पहुंचते ये तापमान जो है तापमान में फिर घटावट मतलब घटता है। पहले क्षोभ सीमा में घटा, फिर ऊपर गया, थोड़ी देर स्थिर रहा, फिर समताप मंडल में बढ़ा, फिर ऊपर गया, समताप सीमा से ऊपर थोड़ी देर स्थिर रहा, फिर ये घटा, और फिर ये घटता है तो ये आ जाता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में तापमान कम होता है, और इसके बाद ये जब मध्य सीमा आ जाती है तो ये बाह्य वायुमंडल आता है, तो यहाँ पे भी कुछ देर तक स्थिर रहता है, फिर इसके बाद ये तापमान जो है अपना बढ़ना चालू हो जाता है, कि काफी ऊपर की बात है, 80 किलोमीटर के ऊपर और 400 के थोड़ा सा नीचे और सीधे, फिर ये उसके बारे में बहुत ज्यादा व्यापक जानकारी नहीं है। तो बाह्य वायुमंडल से क्या होता है कि जो विद्युत आवेशित कण है वो यहीं से नीचे आते हैं, रेडियो तरंगे यहीं से वापस आती हैं। यहाँ पे विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कण बोलते हैं, रेडियो तरंगे यहीं से वापस आती हैं, इसी को आयन मंडल बोलते हैं। और ऊंचाई बढ़ने पर ये जो है, ऊंचाई बढ़ने पर फिर इसका जो है तापमान बढ़ने लगता है। ये सब इसकी विशेषता है इस मंडल की। वैसे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं, और इसके बाद ये 80 से 400 किलोमीटर तक होता है ये, और आयन यहाँ पर पाए जाते हैं, आयन मंडल कहा जाता है इसीलिए। और रेडियो तरंगे संस्तर द्वारा पृथ्वी तो वापस लौट आती है, ये सब हमने पढ़ा ही। और उसके बाह्य मंडल के ऊपर जो स्थिर होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं, सबसे ऊपर जाने पर जो होता है उसको बहिर्मंडल बोलते हैं, सबसे ऊपर ये है बहिर्मंडल। तो ये बहिर्मंडल होता है। और बहिर्मंडल जो है सबसे, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, सभी मौजूदा घटक विरल होते हैं और सीधे सीधे अंतरिक्ष में मिल जाता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कहाँ पे तापमान कम होता है, कहाँ पे ज्यादा होता है,
और इन पांचों का क्रम याद रखिएगा। पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर बाह्य वायुमंडल है, फिर इसके बाद बहिर्मंडल है। तो इस क्रम को याद रखिए। हम लोग की 90 डिग्री जो पूर्व घटक होता है, 90 डिग्री पूर्व घटक कहाँ अवस्थित है दोस्तों? 90 डिग्री पूर्व घटक जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है। सॉरी गलत बोल गए, हिंद महासागर में। ये जो है हिंद महासागर में उपस्थित है, प्रशांत में नहीं है, हिंद में है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? ब्रुनेई, कोलंबिया, केन्या और वेनेजुएला। भूमध्य रेखा को हम लोग देख लेते हैं तो इसमें है कि 13 देश हैं और 13 देशों पे भूमध्य रेखा 13 देशों से होके गया है। और इसमें जो है 3 महाद्वीप से 3 जल निकाय या महासागर, 3 जल निकाय या महासागर से होकर के ये गुजरा हुआ है। इसमें कोलंबिया और केन्या है, वेनेजुएला नहीं है, साउथ अमेरिका में ऊपर की तरफ पड़ता है, और ब्रुनेई, ये दोनों नहीं है। तो कोलंबिया और केन्या है तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं मैप में। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये मैप थोड़ा सा उल्टा हो गया है, फिर भी हम देख लेते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है ये विषुवत रेखा है, तो ये विषुवत रेखा पहले ये इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, फिर इसके बाद ये इधर साओ टोमे है जो, और फिर गैबोन, कांगो गणराज्य, ये कांगो, फिर इसके बाद ये युगांडा, केन्या, सोमालिया, अफ्रीका के देश होते हुए, और फिर इसके बाद ये यहाँ पे पहले ये मालदीव, और मालदीव के बाद ये इंडोनेशिया, और तो मैं बता देता हूँ कि 13 देशों को मैंने बताया कि 13 देशों से होके जाता है। तो 13 देश में पहले ये है अपना विषुवत रेखा। तो पहले इक्वाडोर हो गया, फिर इक्वाडोर के बाद ये कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ये ब्राजील, ये 3 देश तो ये हो गए साउथ अमेरिका के। अब उसमें एक ऑप्शन वेनेजुएला था, तो वेनेजुएला के देखिए ऊपर में है, तो वेनेजुएला तो होगा नहीं इसमें। इसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज में आ जाते हैं, तो अफ्रीका में ये यहाँ से ये विषुवत रेखा आई हुई है, तो साओ टोमे हो गया, और ये गैबोन हो गया, और फिर इसके बाद ये कांगो गणराज्य हो गया, ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य हो गया, फिर ये युगांडा, फिर युगांडा हो गया, फिर ये केन्या हो गया, और ये सोमालिया। तो इतने देश तो ये इनके हो गए अफ्रीका के। तो अफ्रीका के 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज अफ्रीका के हो गए, 3 उधर जोड़े थे, 7 3 10, तो ये हो गए। और इसके बाद एशिया महाद्वीप में आते हैं हम लोग। एशिया महाद्वीप में ये देखिए, ये मालदीव हो गया, ये मालदीव से होकर जाता है, ये इधर सोमालिया से निकला, ये मालदीव से होकर गया। मालदीव के बाद ये इंडोनेशिया से, ये इंडोनेशिया का है पूरा, इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप से, और फिर इसके बाद ये किरीबाती, ये जो लास्ट वाला जो किरीबाती है, ये किरीबाती यहीं आगे पड़ता है, ये इसी के इरियन जया के आगे। ये वर्ल्ड के मैप में यहाँ देखिए, ये है किरीबाती, ये एरिया पड़ता है किरीबाती। तो ऐसा 13 देश हैं। तो ऐसे करके ये 13 देशों से हो जाता है। ये आप लोग मैप में देख लीजिएगा।
लोग ये जो देश हैं ये चार, इनकी जो है मुद्रा और राजधानी देख लेते हैं। तो ब्रुनेई की जो राजधानी है वो बंदर सेरी बेगवान है। बंदर सेरी बेगवान, क्योंकि इसको हम लोग मैप में ही देखते हैं। नहीं, ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगवान, और इसकी जो मुद्रा है ये है ब्रुनेई डॉलर, यानी ब्रुनेई डॉलर। तो ये मुद्रा है और ये यहाँ पे है। ये बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप के उत्तर में ही है ये ब्रुनेई। ठीक है, इसके बाद एक देश है कोलंबिया। तो ये है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है ये बोगोटो, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पेसो। पेसो, ठीक है, मुद्रा है पेसो। इसके बाद आते हैं ये केन्या पे। तो ये है केन्या, और केन्या की राजधानी है नैरोबी। ये नैरोबी है, ये केन्या है, और केन्या की इसकी जो मुद्रा है वो है शीलिंग, केन्यन शीलिंग नाम है इसका, केन्या के शीलिंग। तो ये इसके बारे में है, केन्या नैरोबी और केन्याई शीलिंग। यहाँ पे सवाहिली भाषा बोली जाती है केन्या पे, ये याद रखिएगा, केन्या की भाषा स्वाहिली ये भाषा है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद ये देख लेते हैं वेनेजुएला। कोलंबिया के बगल में ही है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है काराकस। ये है काराकस, ये पोर्ट शहर है, बंदरगाह शहर काराकस, और इसकी मुद्रा है बोलीवर। बोलीवर, ठीक है। तो इतना जो है आप याद रखिएगा, ये भी साउथ अमेरिका का शहर है। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप है 3 देशों में विभाजित है? तो 3 देशों में विभाजित द्वीप जो है इस ये बोर्नियो है। अभी हम लोगों ने जो सवाल किया था जिसमें ब्रुनेई था, बोर्नियो द्वीप में ही ब्रुनेई, तो इसी बोर्नियो द्वीप पर एक है ब्रुनेई, और 2 और देश हैं इंडोनेशिया और मलेशिया। आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये है बोर्नियो द्वीप। इसी बोर्नियो द्वीप पे ये है आपका ब्रुनेई, और ये है आपका ये इंडोनेशियन पार्ट है, इंडोनेशियन। ये ब्रुनेई का छोटा सा है, और ये जो पूरा पार्ट है ये इतना, ये पूरा जो है ये मलेशिया है। ठीक है, मलेशिया, ये ब्रुनेई, और ये इधर इंडोनेशिया, इस पार्ट इंडोनेशिया। तो ये 3 राजधानी है, मतलब 3 है इसमें पार्ट। अब इसमें ये देखिए बोर्नियो द्वीप के, बोर्नियो को हम लोग देख लेते हैं। ये जो बोर्नियो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे, सॉरी महाद्वीप बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहले जो सबसे बड़े द्वीप हैं वो ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी है, उसके बाद ये बोर्नियो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और एशिया का सबसे बड़ा, मतलब ये एशिया है पूरा, एशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप, इसका ये जो है सबसे बड़ा द्वीप है एशिया का। तो बोर्नियो के बारे में और हम लोग फैक्ट देख लेते हैं कि बोर्नियो के ये पूरब में, सॉरी ये पूरब, तो बोर्नियो के पूरब में ये सुलावेसी है जिसको सिलिबिस बोलते हैं, और ये है सुमात्रा इधर, ये सुमात्रा द्वीप, और ये दक्षिण की तरफ ना ये जावा है। तो ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, और ये साउथ में है। ठीक है, और इसके बाद इसमें देख लेते हैं इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है कालीमंतान प्रांत में है नूरसंता। तो ये इंडोनेशिया की, ये इंडोनेशियन पार्ट में है। तो ये इसी द्वीप पर है, वो अपनी नई राजधानी नूरसंता जो बना रहा है वो नई राजधानी यहीं पे है। इसके बाद इस बोर्नियो द्वीप में, जैसे आपसे पूछे मैंने बताया ही लोकेशन ये ब्रुनेई है,
ये जो है मलेशियन पार्ट है, ये इंडोनेशियन पार्ट है। तो यहाँ पे ये पूरे द्वीप पर जो जनजातियां रहती हैं, उसमें कुछ प्रसिद्ध जनजातियां हैं जिनका नाम हम लोग देख लेते हैं। पूरे द्वीप पर प्रसिद्ध हैं, जैसे एक है बजाऊ जनजाति, एक है बंजार, एक है बिसाया, ठीक है। तो ये सब केदयान, ये 4-5 जातियों के नाम आप याद रखिएगा, बजाऊ, बंजार, बिसाया, केदयान, तो इतना ही ये पूछेगा, ठीक है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना देता है। बोर्नियो के इधर सुमात्रा है, ये सुलावेसी है, ये जावा है, ठीक है। और इसमें कोई महत्वपूर्ण और आप मैप में देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें और जो द्वीप दिए हुए हैं, सेलिबीज, न्यू गिनी और तिमोर, इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एशिया में ही देखिए, ये जो द्वीप है ये सुलावेसी, इसी को सेलिबीज बोलते हैं, एशिया में ही है। और ये जो है ये यहाँ पे बीच में मराकस जल संधि है, जो मराकस, इसका नाम याद रखिए आप लोग, मराकस जल संधि। इसी जल संधि से जो है ना बोर्नियो द्वीप से अलग होता है, यहाँ पे सुलावेसी द्वीप के इस तरफ। और ये सुलावेसी भी इंडोनेशिया में ही आता है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। अच्छा, इंडोनेशिया में इतने द्वीप हैं, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ना, वो नंबर 1 पे सुमात्रा ही है, सबसे बड़ा नंबर 1 पे सुमात्रा है। फिर ये जावा द्वीप है, इसके जो महत्वपूर्ण द्वीप है, कालीमंतान एक द्वीप है, इसी यहीं पे बोर्नियो, इंडोनेशिया, ये हिस्सा सुलावेसी है, ठीक है। और एक न्यू गिनी है। तो न्यू गिनी का जो ये इरियन जया हिस्सा है, जो नाम है, ये भी इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। इसको इरियन जना कहते हैं, या पापुअन इंडोनेशिया बोलते हैं इसको। तो ये है, ये देखिए, ये इंडोनेशिया के पापुअन इंडोनेशिया हिस्सा है, ये पापुअन न्यू गिनी है। तो ये अलग है, ये अलग है, था न्यू गिनी है। तो न्यू गिनी में आप ये देखिए, ये पूर्वी, ये क्या है, ये पूर्वी हिस्सा है। तो पूर्वी हिस्सा स्वतंत्र है, ये अपना देश है पापुआ न्यू गिनी, और ये पश्चिमी हिस्सा जो है ये इंडोनेशिया के अंडर में है। तो आप इतना याद रखिएगा, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का दूसरा, पहला ग्रीनलैंड है और दूसरा जो है न्यू गिनी है। इसके बाद जो है ये जो द्वीप है, ये पूरा, ये साउथ, ये ऑस्ट्रेलिया की भूमि है, साउथ में ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। और ये जो आप ये देखिए कि ये पूरा जो है ये मेलेनेशिया में आता है। अगर कोई आ जाए ऑप्शन में तो मेलेनेशिया, ये आप टिक मारिएगा, मेलेनेशिया। और यहाँ पे ये जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में और इसके दक्षिण में, ये जल संधि है जिसका नाम है टॉरेंस जल संधि, टॉरेंस जल संधि, टॉरेंस जल संधि, इतना याद रखिएगा। टॉरेंस जल संधि द्वारा ये ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। बाकी और इतना ही है इसके बारे में। इसको जो है इरियन जया बोलते हैं, ये एक याद रखिएगा इस पार्ट, इरियन जया, ठीक है। अगला जो नाम है ये तिमोर है। तो तिमोर द्वीप जो है ये पूरा है तिमोर द्वीप। यहाँ पे ये देखिए तिमोर सागर है, ये देखिए तिमोर सागर है, ये तिमोर द्वीप है। ये तिमोर जो है ना, ईस्ट तिमोर जो है, ईस्ट तिमोर एक देश है यहीं पे, जो आबादी वाला प्रदेश है, ईस्ट तिमोर, ठीक है। ये दो भागों में, ईस्ट और वेस्ट, दो भागों में बटा हुआ है। तो जो वेस्ट है, वेस्ट तिमोर यहाँ पे अलग है, जो इस तरफ का जो हिस्सा है, और ये ईस्ट तिमोर का जो हिस्सा है, और ये वेस्ट तिमोर का जो हिस्सा है। तो वेस्ट वाला जो पार्ट है ना, ये भी इंडोनेशिया के कब्जे में है, इंडोनेशिया के, ठीक है।
और ये ईस्ट तिमोर जो है ये स्वतंत्र है और इसकी राजधानी है दिल्ली। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, इसकी राजधानी है दिल्ली, तो ये भी याद रखिएगा। और तिमोर सागर जो है, ये नीचे जो तिमोर सागर है, ये तिमोर सागर जो है ये पार्ट है हिंद महासागर का, हिंद महासागर। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ है, देखिए ये तिमोर सागर है, ये ऑस्ट्रेलिया की जमीन है, ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ है, ये ऊपर है तिमोर। तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। अगला सवाल है कि रूर बेसिन प्रसिद्ध है, रूर बेसिन, रूर क्षेत्र। जो देखिए रूर क्षेत्र जो है वो जर्मनी का है, रूर क्षेत्र यहाँ पे कोयला पाया जाता है, काफी फेमस है ये। इसमें देखते हैं हम लोग, ये देखिए ये है जर्मनी, तो यहाँ पे ये जर्मनी है, यहीं पे है रूर, रूर प्रदेश। तो ये औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे दुनिया में बहुत से औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं, तो ये जर्मनी जो है, रूर जो है ये जर्मनी का है, रूर जो है जर्मनी का है। ऐसे अलग अलग देशों में बहुत पाए जाते हैं, जैसे जैसे यूएसए के जो औद्योगिक प्रदेश है ना, जैसे मैंने बताया कि बहुत से औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं, तो यूएसए का जो औद्योगिक प्रदेश है जैसे न्यू इंग्लैंड है, इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड है, ये न्यू इंग्लैंड है, यूएसए में है। और मध्य अटलांटिक प्रदेश है, दक्षिणी अल्पेशियन है, दक्षिणी अल्पेशियन, ठीक है, ये सब क्षेत्र है, ये बिल्कुल रट लीजिएगा आप। पिट्सबर्ग है, क्वींसलैंड है, मिशिगन झील है, मिशिगन झील का नाम आपने सुना होगा, मिशिगन झील है, डेट्रॉयट है, खाड़ी तटीय देश है जो अमेरिका का वो है, मध्य पश्चिमी क्षेत्र है, तो ये सब यूएसए के हैं। और यूके में है, यूके में, यूरोप में, तो लंदन है, लंकाशायर है, यॉर्कशायर है, लंदन है, लंकाशायर, यॉर्कशायर, स्कॉटलैंड, ठीक है, कम्बरलैंड, ठीक है। और वेल्स वगैरह तो आप जानते ही हैं, यूरोप में है, डरहम है, ब्रिस्टल है एक जगह, ब्रिस्टल, तो वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र हैं। अब जैसे फ्रांस के हैं, तो फ्रांस के औद्योगिक क्षेत्रों में है, जैसे लॉरेन है एक जगह, लॉरेन, और रोन बेसिन है, रूर बेसिन जर्मनी में है, रोन बेसिन पिनरेज, पिनरेज पहाड़ी जो है वो देख लीजिएगा, जापान में है, कुछ जगह है जापान में। तो जापान में जैसे टोक्यो है, योकोहामा है, ओसाका है, एक जगह है कोबे, कोबे ओसाका पूरा है, कोबे ओसाका, ये पूरी जगह है, ठीक है। यावता है, यावता नागासाकी से जुड़ा हुआ, नागासाकी, ये सब औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसके बाद जर्मनी का हमने देखा है, रूर देखा हमने, राइन, राइन है जर्मनी में, राइन नदी है, उसी उसी के बेस पे कई औद्योगिक जगह है, राइन है, सैक्सोनी है, सैक्सनी, तो ये दो याद रखिएगा। ऐसे ना पूरी दुनिया में बहुत से औद्योगिक क्षेत्र हैं, मेन मेन मैंने कई बता दिए हैं, जो भी अपना जो एग्जाम में पूछ चुका है तो मैंने बता दिया, रॉइन, सैक्सनी, ये सब याद रखिएगा, ये सब क्षेत्र हैं। या कोई घाटियों के नाम पे है, कोई नदियों के नाम पे है, कोई अपना ज्योग्राफी में आप उनके नाम देखते हैं, तो उन नामों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से याद कर लीजिए कि वो जगह कहाँ पे है, वही औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी डेवलप होता है, तो उसका नाम वो जो है पूछ लेता है। तो औद्योगिक क्षेत्रों को याद करने का यही सबसे बढ़िया तरीका होता है। एक चीज और है कि जो राइन मैंने नाम लिया था, राइन, वो राइन जो है, राइन नदी भी है, उसी के बेसिन में है, उसी के बेसिन में औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुआ है, तो राइन ना रूर नदी भी है, रूर जो क्षेत्र है जर्मनी का, रूर नदी के नाम पे है, तो रूर की
रूर नदी जो है वो राइन की सहायक नदी है। राइन बड़ी नदी है, उसकी सहायक नदी है रूर, रूर नदी। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं, जैसे जर्मनी, चीन, जर्मनी, जापान, यूके। तो इनकी राजधानियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे चीन है, ये चीन है, चीन की ये राजधानी है। और चीन की जो राजधानी है और मुद्रा है उसका नाम है युआन। अच्छा, चीन की जो मुद्रा युआन है ये एक इकाई है। इसकी जो मुद्रा है, जो मेन मुद्रा है, उसका नाम है रेन मिन सी, सॉरी रेन मिन बी। इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं ठीक से। रेन मिन बी नाम है इसका, ठीक है। इसके बाद दूसरा है ये जापान। तो जापान की राजधानी है अपना टोक्यो और मुद्रा है येन। यहाँ आपने देखा ही, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, बड़ी फेमस है, और इसकी मुद्रा है यूरो। और ये यूके के बारे में देख लेते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम। तो यूके में एक्चुअली 4 देश हैं। यूके में एक देश है इंग्लैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड वेल्स तीसरा है, और चौथा है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। 4 देश मिलकर बनता है यूके, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी तो लंदन है, और इसका पाउंड स्टर्लिंग है। और इसके बाद देखिए, पाउंड स्टर्लिंग जो इसकी मुद्रा है वो चारों की है। पाउंड स्टर्लिंग वो चारों की मुद्रा है। बस इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ, और उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। तो ये आप याद रखिएगा, इसकी राजधानी है, ये यहाँ पे ये उत्तरी आयरलैंड है, ये यहाँ पे वेल्स है, इधर यहाँ पे है वेल्स इस तरफ, ठीक है। और जो है स्कॉटलैंड वो इधर है, स्कॉटलैंड ऊपर की तरफ। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी कार्डिफ, और उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट। अच्छा, एक चीज इसमें और देख लीजिए कि ये जो देश हैं यूरोप के हों, और भी जो मैं देश बता रहा हूँ, इन देशों के बारे में उनकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं ना, ये सब जरूर देखिएगा। जैसे जैसे हम आता जाएगा, जैसे कुछ देश बड़े फेमस हैं, यूक्रेन है फेमस, हो उसकी सीमा है, मतलब ये पूछ लेता है तो उसके बारे में हम देख लेंगे। जर्मनी की सीमा है, और भी कई देश हैं उनकी सीमा है। रोमानिया की सीमा इस देश से लगती है, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब देशों के बारे में बहुत पूछता है। छोटे छोटे देश हैं, काफी कंफ्यूज करते हैं। तो उनके बारे में हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वन बाई वन देखते जाएंगे। अगला सवाल है जो वो ज्वालामुखी के बारे में है। ज्वालामुखी में एक सूची से दूसरी सूची में मिलान करना है। तो ये जो सवाल है, जैसे एटना है ज्वालामुखी, तो एटना ना ये सिसिली द्वीप पे है, ये हो गया। विसुवियस, विसुवियस जो है ना वो इटली पे है, ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ये रिवर्स, ये रिवर्स जो है ये रॉस द्वीप, इसको सही होगा, ये रॉस द्वीप है, ये अंटार्कटिका में, कहाँ पे है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। रॉस द्वीप 2 हैं, एक अपने इंडिया में भी है, अंडमान में। उसका इस समय नाम, रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है, नाम बदल के नेताजी सुभाष बोस कर दिया है उसका नाम, सुभाष चंद्र बोस। तो ये पूरा नाम उसका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो वहाँ पे 3 द्वीप थे, जिसका कुछ दिन पहले, अभी 2 साल पहले करीब, नाम बदल दिया गया था। शहीद द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और एक और द्वीप था।
तो राजद्वीप के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया है। तो ये, लेकिन ये राजद्वीप जो है ना, ये अंटार्कटिका वाला है, नीचे की तरफ साउथ की तरफ है जो अंटार्कटिका वाला है, वहीं पे ही एरिबस जो है ज्वालामुखी पर्वत है। और ये है कोटोपैक्सी, तो ये कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। तो ये हम लोगों ने मिला लिया इतना। पूरे इक्वाडोर की राजधानी है वो क्यूटो है, और यहाँ पे यूएस डॉलर इसकी मुद्रा है। ठीक है, यूएस डॉलर इसकी मुद्रा है और इसकी राजधानी है क्विटो। तो ये अपना याद रखिएगा। इसके बगल में कोलंबिया है, इधर पेरू है, और ये इधर हम देख लेते हैं, ये है इटली। इटली की राजधानी जो है वो है रोम। ये समुद्र के किनारे है इधर रोम, और रोम यहाँ की मुद्रा है यूरो। तो ये एक ऐसा शहर है, ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी कई स्थितियों के कारण इसको भारत के जलवायु से भी इसकी तुलना की जाती है। जैसे भारत में गंगा का मैदान है, तो यहाँ पे पो का मैदान है। ये भारत भी तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, तो ये भी तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। तो कुछ कुछ, हालांकि ये भूमध्य सागरीय देश है, तो बहुत ज्यादा अंतर तो है ही, लेकिन यही दो तीन समानताएं हैं जिसके कारण इसको जो है भारत के साथ इसकी तुलना कर दी जाती है। यहीं पे देखिए, ये है सिसिली द्वीप, ये है सिसिली द्वीप। द्वीप पर है ये एटना ज्वालामुखी, इसी सिसिली द्वीप। ठीक है, ठीक है, ये एटना है, और यहाँ पे विसुवियस है मुख्य भूमि। यहाँ विसुवियस मुख्य भूमि के पास में ही विसुवियस है, एटना और विसुवियस। ठीक है, और रॉस द्वीप मैंने बताया है कि वो अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में है। और इसी में बताया कि इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, ठीक है। तो उसी तरह से और भी बहुत से पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत हैं, जिनको जैसे जैसे एग्जाम में पूछता जाएगा हम लोग उनके बारे में बताते जाएंगे। अगला सवाल है कि अगला सवाल निम्नलिखित लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, ये कृत्रिम वर्षा जो होती है, ये होती है सिल्वर आयोडाइड से, तो सिल्वर आयोडाइड सही हो जाएगा। बाकी हम ये सब चांदी वाले में है, तो हम ये देख लेते हैं वन बाय वन इनका किस किस में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ये सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर। ठीक है, और इसका जो प्रयोग होता है वो फोटोक्रोमेटिक कांच में होता है, फोटोक्रोमेटिक कांच में। ठीक है, इसके बाद ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो होता है वो फोटोग्राफी में होता है, फोटोग्राफी में। और सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का जो प्रयोग होता है ये खिजाब में होता है, खिजाब यानी कि बाल कलर करने वाला, चांदी चढ़ाने में, धातु में चांदी चढ़ाई जाती है, जैसे सोना चढ़ाया था, चांदी चढ़ाना, तो चांदी चढ़ाने में इसका प्रयोग। और मतदाता की उंगली में, वोट देने के बाद जो उंगली में स्याही लगाई जाती है, तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। और सिल्वर आयोडाइड आपको पता ही है। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट का एक दूसरा नाम जो है वो लूनर कास्टिक है,
लूनर कास्टिक, तो इसको आप याद रखिएगा। इतनी चीजें। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है जो, ये अपना हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, फोटोक्रोमेटिक कांच में इसका प्रयोग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक बोलते हैं इसको, खिजाब चढ़ाने में, चांदी चढ़ाने में, मतदाता की उंगली में, इन सब में इसका प्रयोग होता है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है वो कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा को मृदा की नमी को रोके रखती है। तो मृदा को जो कम सिंचाई की आवश्यकता होती है वो है काली मृदा। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं, क्योंकि यही सब चीजें हैं इसमें। तो वन बाय वन हम इन मृदा को देख लेते हैं। मृदा पे ये सवाल है तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। जैसे जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा जो है ये जलोढ़ मृदा है, इसका संकीर्ण संकेंद्रण जो है इसका, ये उत्तरी मैदान की तरफ पाया जाता है, उत्तरी मैदान। ठीक है, हम देख लेते हैं जलोढ़ के बारे में। तो ये उत्तरी मैदान की तरफ इसका संकेंद्रण पाया जाता है। तो इसमें जो 3 नदियां हैं, सतलज, गंगा है, तो उसके द्वारा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा इधर से बहा के जो नदियां लाई, जो मिट्टी लाई जाती है उसके द्वारा इससे जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और जलोढ़ मृदा जो होती है वो उसके 2 भाग होते हैं। जलोढ़ के 2 भाग, एक तो जो है खादर, एक जो है बांगर। इसमें जो खादर जो होती है ना, ये नई होती है, जो नई मिट्टी होती है। जैसे बाढ़ वाला जो एरिया है वो खादर का, और जो बांगर है, तो बांगर जो है वो प्राचीन होती है। अच्छा, ये बाढ़ वाला एरिया है, नई मिट्टी है, खादर है, तो ये ज्यादा उपजाऊ होगी, ज्यादा उपजाऊ। ठीक है, और ये जो है कम उपजाऊ होगी। ठीक, ये भी होता है इसमें। जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मृदा में हम देख लेते हैं पोटास, ठीक है, फास्फोरस और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चूना इतना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और इसमें क्या नहीं पाया जाता है, जैसे इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसमें जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते, ह्यूमस जिसे बोलते हैं, जैविक पदार्थ। इतनी चीजों की कमी होती है, नाइट्रोजन की और जैविक पदार्थ की, इनकी कमी होती है। ठीक है, और ये शुष्क प्रदेशों में, जो जलोढ़ मृदा कहीं शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है ना, तो इसमें थोड़ा क्षारीय अंश कम होता है। मतलब शुष्क प्रदेशों की जो मृदा होती है उसमें क्षारीय अंश कम हो जाता है इसमें। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा जलोढ़ के बारे में। ठीक है, अब हम लोग काली मिट्टी को देख लेते हैं। काली मिट्टी, तो जो काली मिट्टी होती है वो आप जानते हैं, देखो जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी का जो निकलता है दरारी उद्भेदन, उसके जमने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्टिक लावा जो होता है, वो जो निकलता है बेसाल्टिक लावा, उसके टूटने फूटने से, विखंडन से इसका निर्माण होता है। इसमें चिकनी, ये चिकनी होती है, मतलब लावा प्रधान, लावा ज्यादा होता है इसमें, तो इसकी वजह से ना ये उपजाऊ बहुत होती है। जैसे लावा है तो नीचे से काफी भूगर्भ के पास के एरिया से लावा निकलता है, तो काफी जो है उपजाऊ चीजें, मतलब काफी अच्छे खनिज बाहर आ जाते हैं, मिट्टियां काफी समृद्ध होती हैं वो वाली, तो उसकी वजह से उपजाऊ बहुत होती है। अच्छा, एक चीज है कि क्वेश्चन जो बना सकता है वो ये तो नॉर्मली बनाएगा कि उपजाऊ बहुत होती है, लेकिन जो पठारी ढाल होते हैं,
पठारी ढाल जो होते हैं। तो कई बार ना यहाँ पे कम उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है, तो कभी ऑप्शन में ये दे देना कि जो पठारी ढालों की काली मिट्टी होती है वो भी उपजाऊ होती है, तो वो गलत हो जाएगा। वो कम उपजाऊ, वो पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती है। उपजाऊ होती है, थोड़ी बहुत होती है, पर कम होती है। जो सतह पर जो बिखरती है ना, वो ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो ये मिट्टी जो है इनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है इसमें। ठीक है, और कणों की बनावट जो है थोड़ा घनी और महीन, मतलब घनी बनावट होती है काफी, और महीन होती है काफी महीन जो है, उसमें जल धारण क्षमता अधिक है। सूख जाने पे दरारें पड़ जाती हैं इसमें, जैसे उसमें ये पता चलता है कि स्वतः जो है इसकी जुताई हो गई है। और ये दरारें इसलिए पड़ जाती है क्योंकि ये चिकनी होती है, उसकी वजह से ये फट जाती है, तो वो पकड़ नहीं पाती है एक दूसरे को, तो उसकी वजह से इसमें दरारें काफी पता चलता है। अच्छा, इसमें फास्फोरस फास्फोरस और ह्यूमस और नाइट्रोजन, ये जो चीज ये जो तीन है ये कम पाए जाते हैं, इनका अभाव होता है, कम पाए जाते हैं। चूना है, पोटास है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है। ठीक है, चूना, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इतना मटेरियल इसमें बहुत पाया जाता है। लेकिन फास्फोरस, ह्यूमस, नाइट्रोजन, इनकी कमी होगी। और दक्कन के पठार में इसका संकेंद्रण होता है। ठीक है, सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। ऑप्शन में ये पूछेगा, दक्कन के पठार में तो संकेंद्रण होगा, लेकिन सर्वाधिक कहाँ होगा? वो महाराष्ट्र में, सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में होगी। तो इतना आप याद रखिएगा। और एक पॉइंट और है जो मैं बताना चाहूंगा इसमें, काली मिट्टी में, कि जो नर्मदा है, तापी, गोदावरी और कृष्णा, ये नदियों के नाम याद रखिए। तापी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, या इनकी भी जो सहायक नदियां हैं, इनकी जो घाटियां हैं, यहाँ पे 60 मीटर तक गहरी है ये काली मिट्टी, 60 मीटर तक। ठीक है, और कर्नाटक में के कुछ एरिया में काली मिट्टी में नमक के कण मिलते हैं, नमक के कण, कर्नाटक में ऐसा होता है। ठीक है, और काली मिट्टी में कपास है, मूंगफली है, सोया है, तम्बाकू है, ये सब काफी पर्याप्त मात्रा में उगाया जाता है। मृदा के बारे में देख लेते हैं। तो लाल और पीली मृदा है, ये जो है ग्रेनाइट यानी आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट यानी आग्नेय, जो आग्नेय चट्टान से बनती है, और नीस, ये जो है रूपांतरित चट्टान से बनती है, रूपांतरित, सॉरी, रूपांतरित चट्टान से बनती है। इनके टूटने से जो है ना, इसका लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि लोहे के ऑक्साइड अगर ज्यादा है, लोहे के ऑक्साइड, तो ये लाल रंग की होगी। ठीक है, और जब ये जलयोजित हो जाती है, सिर्फ जलयोजन ही कारण नहीं, जलयोजित भी हो जाए, या फेल्ड स्पार जो होता है, फेल्ड स्पार, फेल्ड स्पार पाए, और और महीन कण जो होते हैं, अविलीनित महीन कण जो होते हैं, उनकी वजह से भी पीली हो जाती है। मतलब ये दो ज्यादा याद रखिएगा, जलयोजित हो जाए और फेल्ड स्पार भी अगर इसमें हो जाए, पाया जाए, तो ये पीले रंग की हो जाती है। इसी वजह से लोहे के अंश ज्यादा हैं तो लाल रंग की, नहीं तो ये पीले रंग की। और ये मिट्टी में ना काफी भिन्नता पाई जाती है, विविध टाइप की मिट्टी है, अलग अलग कई चट्टानों से मिलकर बनती है, तो अलग अलग चट्टानों के कारण इसमें अलग अलग प्रकृति पाई जाती है। शुष्क और ऊंचे मैदानों में उपजाऊ नहीं होती ज्यादातर ये, रंध्र युक्त भी बहुत होती है। अब इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूना, ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इतना मैटर पर्याप्त मिलेगा। लेकिन वही नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस,
और ह्यूमस, ये कम पाया जाता है। ठीक है, तो इतना है। और ज़्यादातर इसका जो विस्तार है ना, प्रायद्वीपीय भारत में है, एमपी में भी कुछ जगह है, छोटा नागपुर में, मेघालय में, तो ये इसका संकेंद्रण पाया जाता है। ठीक है, अब लेटराइट मिट्टी को हम लोग देख लेते हैं। अंतिम है लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी है वो शुष्क और नम वाले जो एरिया होते हैं ना, नम मौसम वाले जो एरिया हैं, बेसिकली 200 सेंटीमीटर जहाँ भी वर्षा हो रही है वहाँ ज़्यादातर ये लेटराइट मिट्टी पाई जा रही है। ठीक है, साउथ में जैसे साउथ के जो उष्णकटिबंधीय एरिया हैं उनमें ज़्यादातर 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इधर मेघालय में भी कई जगह पे 200 सेंटीमीटर की वर्षा, कई जगह मेघालय में भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, साउथ में भी कई जगह लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि लेटराइट मिट्टी में इसमें जो है बालू और जो चूने के जो अंश होते हैं वो इसका नीचे चले जाते हैं और मिट्टी में ऊपर बचे रह जाते हैं लोहा, Fe और एल्यूमिनियम, इसके यौगिक बचे रह जाते हैं। तो लोहा और एल्यूमिनियम तो इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? क्योंकि चूना और जो बालू है वो नीचे चली जाती है, यानी कि चूना, नाइट्रोजन, पोटास की इसमें कमी पाई जाएगी। चूना, नाइट्रोजन और पोटास कमी पाई जाएगी, लोहा और एल्यूमिनियम सर्वाधिक पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस वाली मिट्टी में ह्यूमस नहीं पाया जाता। ह्यूमस जो है नहीं पाया जाता। ह्यूमस इसलिए नहीं पाया जाएगा क्योंकि पत्तियां उस एरिया में थोड़ा कम जो है गिरती हैं, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं या यहाँ पे भी 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पे ना पेड़ पौधों की जो लकड़ियां होती हैं, उनकी पत्तियां होती है काफी मजबूत होती है, पतझड़ का मौसम नहीं है, तो इस वजह से ह्यूमस कम पाया जाएगा। बेसिकली ह्यूमस उसी मिट्टी में पाया जाएगा जहाँ पे पतझड़ का मौसम भी ज्यादा होगा, जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, वो दबते रहेंगे, उसमें मिलते रहेंगे, मिट्टियों में मिलते रहेंगे, या जीव जंतुओं की भारी मात्रा में मिलते रहते हैं जिन मिट्टियों में, वहाँ ह्यूमस पाया जाता है। इन मिट्टियों में ह्यूमस कम पाया जाता है। अब लेटराइट मिट्टी में चूने की कमी होती है, चूने की कमी, चूने की कमी होती है तो अम्लीय मिट्टी होती है। ठीक है, इसकी वजह से चाय की खेती बड़ी अच्छी होती है। तो एक पॉइंट ये है। ठीक है, अब कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसमें ना काजू की खेती की जाती है इसी मिट्टी में। ठीक है, तमिलनाडु पश्चिमी घाट पे चाय की खेती, कहवा की खेती भी की जाती है। तो इस तरह से इसमें मेन चीजें थी। अगला सवाल देख लेते हैं, और ज्योग्राफी का अंतिम सवाल है ये। इसमें है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी, आइडियल होगी। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, ठीक है, वार्षिक वर्षा, ढलाव, पहाड़ी स्थल हो, तो ऐसे में कौन सी खेती होगी? तो इसमें जो है चाय ही सही होगा कि चाय की खेती होती है। ढलाव से भी समझ जाइए और 200 सेंटीमीटर वर्षा भी से भी समझ जाइए कि जो है चाय की खेती होगी। बाकी ये देखो, कॉमन सेंस की बात है कि ये तीन जो है ना, ये ढलान में नहीं होते हैं, ढलान में केवल चाय होती है। ठीक है, तो वही, क्योंकि चाय की जो पेड़ होता है ना, उसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, तो उसकी वजह से ना ढलान में ही बनाए जाते हैं उसके खेत। बाकी की खेती ढलान में नहीं होती है, तो कॉमन सेंस से बस ढलाव है, चाय सही हो जाएगा। बाकी एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ये जूट है, जो ये जूट है। तो जूट जो है उषाद्र जो मौसम होता है, उषाद्र जलवायु उसका है। ठीक है, खरीफ की फसल है ये। ठीक है, और वेस्ट बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, झारखंड,
इतनी जगहों पे इसका संकेंद्रण पाया जाता है, इतनी जगह पे मतलब खेती होती है। 100-200 से कम, 100-200 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त होती है। 23 से 24 मतलब 22 से करीब 32-35 तक टेम्परेचर हो, इतना। ठीक है। जलोढ़ मृदा हो तो जूट या सन के लिए अच्छा खासा मतलब माहौल तैयार कर देते हैं। दूसरा है कपास। तो कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण और उपोष्ण दोनों है, ये उष्ण और उपोष्ण दोनों है, खरीफ की फसल है ये भी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, तो पंजाब में सर्वाधिक होता है, पहले से ही रिपोर्ट चली आ रही है, पंजाब में सर्वाधिक होता है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा जो है इसके लिए चाहिए, और करीब 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, मतलब 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर। गहरी गहरी काली मृदा हो, दक्कनी मृदा हो तो बहुत अच्छा है। इसीलिए ज्यादातर फसल तो इसकी साउथ में ही होती है, मतलब दक्कन के पठार की तरफ ही कपास की ज्यादातर फसल होती है। अब चाय को हम लोग देख लेते हैं। चाय जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु का है। उष्ण और आर्द्र यानी नमी वाली जलवायु जो होती है, छाया वाले स्थान हो इसके लिए, छाया वाले स्थान। असम जो है, वेस्ट बंगाल का वही दार्जिलिंग और ये सब का जो एरिया है, तमिलनाडु और त्रिपुरा। त्रिपुरा जैसे ऑप्शन में ना त्रिपुरा डाल के भी दे देगा, त्रिपुरा में भी इसकी होती है खेती, तो भी याद रखिएगा। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, इतनी जगह पे इसकी खेती होती है। जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, यह इसकी एक खास शर्त होती है। और 200 प्लस सेंटीमीटर वर्षा हो, 200 प्लस हो, 24 से करीब 30 डिग्री का टेम्परेचर हो, अम्ल जो है अम्लीय मिट्टी हो। ठीक है, तो ये सब चीजें इसका जो है चाय का माहौल तैयार हो जाएगा, वहां पे चाय तैयार हो जाएगी। तो इतना है। अब ये है मक्का। मक्का भी खरीफ की फसल है। यहाँ पे 3 खरीफ की फसलें हैं, सन, कपास, मक्का। ये भी खरीफ की फसल है। आर्द्र शुष्क जलवायु। ठीक है, आर्द्र शुष्क जलवायु। और आंध्र, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान, इतने जगहों पर ये काफी पैदावार होती है, इसकी संकेंद्रण है काफी। 50 से 100 सेंटीमीटर तक इसकी वर्षा हो, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, और गहरी दोमट मिट्टी या कांप मृदा जो होती है वो हो। तो इतना आप लोग मक्के के बारे में याद रखिएगा। खरीफ की फसल, आर्द्र शुष्क जलवायु है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान, 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा। तो इतना है जो है याद रखिएगा फसलों के बारे में। तो फसलों के बारे में भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सभी एग्जामों में सब पूछता है। धन्यवाद।